जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मजीद नेगी। डिफेंस डायरी के संग में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने 1947 में पाकिस्तानी सेना के साथ मुकाबले में अंतिम सांस तक दुश्मन से मोर्चा लिया और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया। लेकिन डिफेंस डायरी में हर बार की तरह पहले तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। सरहद पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों को लगातार चाक चौबंद कर रही हैं और इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना अमेरिकी सेना के साथ मिलकर एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, एक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडो इस साझा अभ्यास को करेंगी। इस दौरान देश और दुनिया में युद्ध के बदलते हालात, तकनीक और रणनीति को साझा करेंगी। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो भारत में तीनों सेनाओं और दुनिया के स्पेशल फोर्स के जवानों में बेहतरीन कमांडो माने जाते हैं। कई मौकों पर भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने अपनी काबिलियत को साबित किया है। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के जवान अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवानों के साथ अलग अलग मोर्चों पर इससे पहले भी युद्धाभ्यास कर चुके हैं, चाहे बात उत्तराखंड में की सरहद पर हो या फिर दूसरे इलाके। लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो अमेरिकी स्पेशल फोर्स के साथ जवानों के साथ साझा युद्धाभ्यास करेंगी। अपनी तकनीक, रणनीति और बदलते हालात के बीच अगर किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो उसे कैसे बेहतर तरीके से किया जाए। और इस खबर से निश्चित तौर पर चीनी सेना की परेशानियां बढ़ेंगी। इसी तरह से भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को हवाई मोर्चे पर भी लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल अब फ्रांस में जाकर एक मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें फ्रांस के अलावा दूसरे कई देश, नाटो के देश इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। ये पहला मौका है जब फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के बाद राफेल लड़ाकू विमान एक बार दोबारा फ्रांस की धरती पर पहुंचेंगे और वहां पर इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हवाई मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं उससे निपटने को लेकर भारत, फ्रांस और कई दूसरे देश इस साझा युद्धाभ्यास के दौरान अपने तकनीक, अपनी टैक्टिक्स साझा करेंगी। भारतीय वायुसेना हवाई मोर्चे पर आने वाले दिनों की चुनौती से निपटने के लिए न सिर्फ देश के अंदर बल्कि बाहर भी अपनी तैयारियों को मजबूत बना रही है। अब एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उत्तर पूर्वी सरहद का दौरा किया। सीडीएस बनने के बाद उनका ये दौरा कई मायनों में अहम है। 3 दिन के इस दौरे के दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने सुकना में त्रिशक्ति कोर का दौरा किया, वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस वक्त जब चीन अरुणाचल से लेकर डोकलाम जैसे इलाकों में अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहा है, भारत के खिलाफ एक नई साजिश रचने में जुटा हुआ है। इससे पहले भी डोकलाम में चीन सेना के साथ भारतीय सेना का विवाद लंबे समय तक चला था। और इस बीच न सिर्फ लद्दाख बल्कि चीन उत्तर पूर्व में भी अलग अलग इलाकों में अपनी तैनाती को मजबूत बना रहा है और वो भारत के खिलाफ कभी भी किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यह दौरा किया और वहां पर न सिर्फ सेना बल्कि एयरफोर्स स्टेशन का भी दौरा किया। एयरफोर्स के भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां पर हवाई मोर्चे पर भारतीय वायुसेना की क्या तैयारियां हैं। भारतीय वायुसेना पहले ही वहां पर हाशिमारा में राफेल लड़ाकू विमान तैनात कर चुकी है। S-400 जिसे दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम माना जाता है वो तैनात किया जा चुका है। और खुद सीडीएस अनिल चौहान सीडीएस बनने से पहले सेना की पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके हैं। उन्हें उत्तर पूर्व की सरहद का चप्पा चप्पा मालूम है और उन्हें यह भी मालूम है कि चीन लद्दाख के बाद अरुणाचल, सिक्किम जैसे इलाकों में भी भारत के खिलाफ किसी नई साजिश को अंजाम दे सकता है। इस मायने में सीडीएस अनिल चौहान का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। डिफेंस डायरी में बात अब एक ऐसे महावीर की, एक ऐसे नायक की जिसने सही मायनों में नायक की भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के नायक शीशपाल सिंह की, जिन्होंने 1947 में पाकिस्तानी सेना और कबाइलों के हमले के दौरान जम्मू कश्मीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने प्राण न्योछावर किए। नायक
शीर्षपाल का जन्म उस वक्त के पंजाब प्रांत के भिवानी जिले में हुआ। साल 26 जून 1920 को उनका जन्म हुआ। एक किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उनके पिता खेती बाड़ी करते थे, लेकिन शीर्षपाल ने सेना में जाने का फैसला किया और वो जाट रेजिमेंट में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए। साल 1940 में भर्ती होने के बाद करीब 7 साल वो देश के अलग अलग सरहद पर तैनात रहे। सिपाही से भर्ती होते हुए 7 साल में वो नायक के पद पर पहुंचे। अब बात 1947 की, जब जम्मू कश्मीर में देश के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने कबायली घुसपैठियों की मदद से जम्मू कश्मीर पर कब्जे की नापाक कोशिश की। उस दौरान नायक शीर्षपाल की जाट रेजिमेंट को जम्मू कश्मीर में तैनाती मिली। नायक शीर्षपाल सिंह प्लाटून लीडर के तौर पर 9 अप्रैल 1948 को जम्मू कश्मीर में तैनात हुए। पॉइंट 3831 पर हमले की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था और उन्हें जिम्मेदारी दी कि अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना को पीछे, अपने इलाके से पीछे धकेलना है। हमले के शुरुआती चरण में जब प्लाटून लीडर शीर्षपाल सिंह ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए वो पॉइंट 3831 की तरफ आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन की एक सीधी गोली उनकी जांग में लग गई और वो घायल हो गए। लेकिन नायक शीर्षपाल सिंह ने हार नहीं मानी। उन्हें सलाह दी गई कि वो पीछे हट जाएं, उनकी टुकड़ी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो प्लाटून लीडर हैं और वो पीछे नहीं हट सकते। यही एक नायक का नेतृत्व होता है। उन्होंने फर्स्ट एड लेकर, यानी कि पट्टी बांधकर, अपनी जांग पर पट्टी बांधकर शुरुआती इलाज करने के बाद वो आगे बढ़े और अपनी टीम का नेतृत्व करने लगे। सामने से दुश्मन की एक मशीन गन से लगातार फायरिंग आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें भी गोली लगी। उन्होंने सबसे पहले फैसला किया कि वो तब तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक इस मशीन गन को वो अपने कब्जे में नहीं ले लेते। उनके सैनिक लगातार घायल हो रहे थे। इस बीच उन्होंने हैंड ग्रेनेड और अपने राइफल की मदद से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए वो मशीन गन तक पहुंचे और उन्होंने रेंगते हुए मशीन गन के बैरल को अपने कब्जे में ले लिया और हैंड ग्रेनेड फेंककर उस बंकर में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम किया। इस तरह से अपनी जान पर खेलकर सामने मौत को देखते हुए उन्होंने बंकर के अंदर घुसकर रेंगते हुए न सिर्फ दुश्मन का सफाया किया, बल्कि उस मशीन गन को भी अपने कब्जे में लेने का काम किया, जिसकी वजह से उनके सैनिक घायल हो रहे थे, वो खुद घायल हो रहे थे। और इस तरह से उन्होंने उस बंकर में मौजूद पाकिस्तानी सेना के उस टीम लीडर को मौत के घाट उतारने का काम किया, जिसकी वजह से उनकी टीम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस तरह से अब उनकी प्लाटून अपने मिशन से कुछ ही दूरी पर थी। वो पलटन का लगातार नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद अचानक दुश्मन ने एक भारी हमला उनकी टीम पर किया और अब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में नायक शीर्षपाल के सैनिक और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में आमने सामने की नजदीक की लड़ाई शुरू हो गई। गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। इस नजदीक की लड़ाई में एक बार फिर नायक शीर्षपाल ने अपनी वीरता का परचम लहराया। उन्होंने अपनी संगीन से, राइफल में लगी हुई संगीन से, गुत्थम गुत्था की लड़ाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को एक ही झटके में मौत के घाट उतारने का काम किया। वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। नजदीक की लड़ाई में उन्हें कई गोलियां लग गई, लेकिन उसके बावजूद एक टीम लीडर, एक नायक के तौर पर उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया और नजदीक की लड़ाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम किया। उनकी इस वीरता को देखते हुए उनके सैनिकों का हौसला, जोश आसमान छूने लगा और उनके सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले दुश्मन पर शुरू कर दिए। कई घंटे तक चली इस भीषण लड़ाई और गोलाबारी में पाकिस्तानी सेना के छक्के छूट गए। उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस तरह से जो मिशन नायक शीर्षपाल सिंह और उनकी टीम को दिया गया था पॉइंट 3831 पर कब्जे का, वो उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन 7 अप्रैल 1948 को शुरू हुई इस लड़ाई को 3 दिन हो चुके थे। 10 अप्रैल 1948 को आखिरकार नायक शीर्षपाल सिंह और उनकी टीम ने मिशन को पूरा किया। पॉइंट 3831 पर भारतीय सेना का तिरंगा लहराया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से 3 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में वो आखिरी मोर्चे तक डटे रहे और उन्होंने देश पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सही मायनों में नायक शीर्षपाल सिंह ने एक नायक की भूमिका निभाई। उन्हें जो मिशन दिया गया उसे उन्होंने
अंतिम सांस तक पूरा कर दिखाया। उनकी इस वीरता, साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने सही मायनों में महावीर होने की भूमिका को साबित कर दिखाया। इस तरह से नायक शिषपाल सिंह ने भारतीय सेना के इतिहास में एक महावीर के तौर पर अपनी भूमिका का एक सुनहरा पन्ना जोड़ने का काम किया। डिफेंस डायरी में हम आपको लगातार ऐसे ही शूरवीर, ऐसे ही भारत की तीनों सेनाओं के महावीरों की कहानी, अनसुनी कहानी सुना रहे हैं। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महावीर की। जय हिंद।